पिछले वीडियो में हमने जो अपना नया चैप्टर है कोशिका विभाजन यह शुरू किया था। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले रुडोल्फ विर्चोव वैज्ञानिक है उसने बताया था। यानी कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। कोशिका सिद्धांत में भी उसकी बात को यह सम्मिलित किया गया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सोन ने दिया था, उसमें भी एक बात है रुडोल्फ विर्चोव ने ऐड की थी कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिका से होता है, जिसका मतलब यही है कि कोशिका विभाजन द्वारा ही नई कोशिका है वो बनती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि कोशिका विभाजन है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कोशिका विभाजन को दो भागों में अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था। अंतरावस्था है इसको भी तीन भागों में बांटते हैं, G1, S और G2। तो इसमें हमने अंतरावस्था है उसके देखो कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनने की क्रिया में जो परिवर्तन होते हैं उसको कोशिका चक्र कहते हैं। और कोशिका चक्र है इसको इस प्रकार से हमने समझा था। ये G1 अवस्था इसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। ये S अवस्था इसमें डीएनए संश्लेषण होता है। G2 अवस्था इसमें प्रोटीन आरएनए और एटीपी का संश्लेषण होता है। फिर विभाजन प्रावस्था आती है। जो विभाजन प्रावस्था है, विभाजन प्रावस्था को चार भागों में बांटा जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और टीलोफेज अवस्था आने के बाद में नई जो कोशिका है वो बन जाती है। तो ये बन गई नई कोशिका। तो यहाँ तक ये कोशिका चक्र है वो कर लिया था हमने। फिर अंतरावस्था दो विभाजनों के बीच की अवस्था अंतरावस्था हो गई। इसमें तीन भागों में बांटते हैं, प्रथम वृद्धि काल G1, फिर संश्लेषण काल S और तीसरा था अपना द्वितीय संश्लेषण काल G2। ठीक है, तो G2 में आरएनए, प्रोटीन और एटीपी का संश्लेषण होता है। यहाँ तक अपने कंप्लीट कर लिया था। अब अगला पॉइंट आगे देखो। इस प्रकार अंतरावस्था के दौरान केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। यानी अंतरावस्था में क्या हुआ? केंद्रक का आकार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए है, उसका नया डीएनए संश्लेषण हो गया, आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गया और कोशिका विभाजन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए थी उस ऊर्जा का एटीपी के रूप में संश्लेषण हो गया। तो केंद्रक का आकार है वो बढ़ जाएगा। इसमें जीवन काल सबसे लंबा होता है। यानी जीवन जो प्रथम वृद्धि काल है वो सबसे अधिक लंबा होता है। वे कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है उसमें जीवन काल छोटा होता है। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन है वो होता रहता है उसके अंदर जीवन काल है वो छोटा होता है। अब है विभाजनावस्था। जो कोशिका विभाजन की दूसरी अवस्था है वो है विभाजनावस्था। यानी अंतरावस्था के बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विभाजनावस्था। इसमें गुणसूत्रों या आनुवंशिक पदार्थ का वितरण किया जाता है जो दो प्रकार का होता है। तो विभाजन है, विभाजनावस्था है, इसमें गुणसूत्र और आनुवंशिक पदार्थ है इनका वितरण होगा। और गुणसूत्र और आनुवंशिक पदार्थ का वितरण है वो होता है दो प्रकार का। एक तो होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन देखो नाम से स्पष्ट होते हैं दोनों। होता क्या है? गुणसूत्रों या आनुवंशिक पदार्थों का वितरण। विभाजनावस्था में गुणसूत्रों का या आनुवंशिक पदार्थों का वितरण होता है और ये दो प्रकार से होता है। तो गुणसूत्रों का वितरण दो प्रकार से हो गया। समसूत्री, सम यानी समसूत्री, सूत्री को बोल दिया गुणसूत्र से। सम यानी होता है समान, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान मात्रा में वितरित होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या जब समान मात्रा में वितरित होगी तब उसको समसूत्री विभाजन कहेंगे। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध यानी आधा, सूत्री यानी गुणसूत्र हो गए, यानी गुणसूत्रों का विभाजन है वो आधे आधा होता है। ठीक है,
अब देखो समसूत्री विभाजन, पहला विभाजन है समसूत्री विभाजन। यह कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाएं क्या होती है? शरीर के अंदर जो जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं जिनसे नए जीव का निर्माण होता है, जो जनन की क्रिया में भाग लेती है, उन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं। तो जनन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी जितनी भी शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कायिक कोशिकाएं कहा जाता है। जनन कोशिकाओं को छोड़कर शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कायिक कोशिकाएं कहा जाता है। और कायिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। और जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया है वो होती है। इसमें एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, यानी इसमें एक मात्र कोशिका है वो विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है। यानी एक कोशिका है, यह इस एक कोशिका में विभाजन होगा और इस एक कोशिका में विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनेगी। एक कोशिका में विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनेगी, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर रहती है। क्योंकि समसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्र है मात्र कोशिका। मात्र कोशिका किसे कहते हैं? जिस कोशिका के अंदर विभाजन की क्रिया होती है उस कोशिका को मात्र कोशिका कहा जाता है। और मात्र कोशिका से विभाजन के बाद जो नई कोशिकाएं बनती है, उन्हें नई कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है वापस देखो, एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। यानी एक मात्र कोशिका, इससे दो पुत्री कोशिकाएं बन गई, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। और गुणसूत्र है वो मात्र कोशिका के बराबर होते हैं। इसके द्वारा शरीर में वृद्धि व विकास की क्रिया संपन्न होती है। तो हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन के द्वारा वृद्धि और विकास की क्रिया है वो है संपन्न होती है। इसके अलावा जीवों में अलैंगिक जनन के दौरान भी समसूत्री विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन के अंदर भी समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया केवल लैंगिक जनन करने में ही होती है और समसूत्री विभाजन की क्रिया अलैंगिक जनन में भी होती है और कायिक कोशिकाओं में भी होती है। ठीक है। तो विभाजनावस्था की अब देखो दूसरा प्रकार है इसका केंद्रक विभाजन। यानी सबसे पहले तो गुणसूत्रों का विभाजन हो गया और गुणसूत्रों का विभाजन होने के बाद में केंद्रक है वो दो भागों में बनता है। तो केंद्रक विभाजन है, समसूत्री विभाजन है, इसके अंदर केंद्रक विभाजन आएगा। और समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन को इंटरफेज यानी अंतरावस्था के बाद में शुरू होता है केंद्र। ये इंटरफेज का मतलब होता है अंतरावस्था। ठीक है। अंतरावस्था के बाद में शुरू होता है विभाजनावस्था। विभाजनावस्था में केंद्रक विभाजन को बांटा जाता है चार भागों में। पहले भाग का नाम होता है प्रोफेज, दूसरे भाग का नाम होता है मेटाफेज, तीसरे भाग का नाम होता है एनाफेज और चौथा भाग है उसका नाम होता है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये अंतरावस्था में केवल केंद्रक के आकार में वृद्धि हुई, आरएनए, डीएनए, एटीपी के रूप में ऊर्जा ये सब बन गई। अब इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में हमने इस कोशिका के अंदर पढ़ा था एक तारक काय पाया जाता है। तारक काय के अंदर दो तारक केंद्रक होते हैं। तो ये जो तारक केंद्रक है, ये तारक केंद्रक स्पष्ट आ जाते हैं प्रोफेज अवस्था में। मेटाफेज अवस्था में दोनों तारक केंद्र है वो अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है। फिर एनाफेज अवस्था के अंदर जो बीच में गुणसूत्रों का वितरण है वो समान मात्रा में हो जाता है। और टीलोफेज अवस्था के अंदर कोशिका द्रव्य जो केंद्रक है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया चार प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। केंद्रक विभाजन की क्रिया है, इस क्रिया को चार भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से चार भाग हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहला भाग कौन सा आता है? प्रोफेज। देखो प्रोफेज,
इसके दौरान निम्न घटनाएं घटित होती है। प्रोफेज के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है? पहली, केंद्रक झिल्ली टूटना शुरू होकर अंतिम चरण तक पूर्ण रूप से टूटकर समाप्त हो जाती है। यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, उस केंद्रक के बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होती है। प्रोफेज अवस्था के अंदर केंद्रक झिल्ली टूटना शुरू हो जाती है और जब तक प्रोफेज खत्म होता है अंत तक केंद्रक झिल्ली है वो पूरी टूट जाती है। तो और क्या होता है प्रोफेज अवस्था में? केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को केंद्रिका कहते हैं। और जैसे ही कोशिका प्रोफेज अवस्था में प्रवेश करती है, केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका है वो विलुप्त हो जाती है। तीसरा, गुणसूत्र क्रोमेटिन जालिका से पृथक होकर धागेनुमा कुंडलित संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। यानी गुणसूत्र है वो एक जाल के रूप में रहते हैं क्रोमेटिन जालिका में। फिर क्या होगा? प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र है वो क्रोमेटिन जालिका से अलग हो जाएंगे और अलग होकर धागेनुमा कुंडलित संरचनाओं में बदल जाएंगे। तारक काय प्रकट हो जाता है और इसमें विभाजन से दो पुत्री तारक कायों का निर्माण होता है या तारक केंद्रक। तारक कायों का दूसरा नाम क्या होता है? तारक केंद्रक। तो तारक काय हैं वो स्पष्ट रूप से आ जाएगा और इसमें विभाजन से दो तारक केंद्र है या तारक काय है वो बन जाएंगे। तो ये प्रोफेज अवस्था हो गई। प्रोफेज अवस्था के अंदर कौन कौन सी घटना हुई? केंद्रक झिल्ली टूट गई और पूरी समाप्त हो गई। केंद्रिका है केंद्रक में उपस्थित वो विलुप्त हो गई। गुणसूत्र है वो क्रोमेटिन जाल से पृथक होकर धागेनुमा संरचना में आ गए और तारक काय है वो प्रकट हो गया और तारक केंद्रों का निर्माण हो गया। तो ये पहली अवस्था हो गई प्रोफेज। दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था का नाम होता है मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था, तारक काय विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। दोनों तारक काय हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। विपरीत ध्रुव पर जाने का मतलब क्या है? डायग्राम में देखो, मेटाफेज अवस्था ये रही। इस मेटाफेज अवस्था के अंदर ये एक तारक काय इधर ऊपर की ओर चला जाएगा और एक तारक काय है वो नीचे की ओर आ जाएगा। इन दोनों तारक काय विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये मेटाफेज अवस्था हो गई। इनके बीच में तारक तंतु बन जाते हैं। दोनों तारक काय हैं वो आपस में तारक तंतु बना लेते हैं। तारक तंतु क्या होते हैं? देखो, ये दोनों तारक काय हैं। अब इससे ये धागे, ये संरचनाएं दिख रही है, लंबी लाइनें। इन संरचनाओं को, इन लाइनों को तारक तंतु कहते हैं और इन तारक तंतु पर ये गुणसूत्र है, धागेनुमा संरचना ये है गुणसूत्र, ये व्यवस्थित हो जाते हैं। ये गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर वाले भाग से जुड़े रहते हैं, जिससे गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर बीच में पहुंचकर मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में बुझाएं ध्रुवों की ओर और गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन इस अवस्था में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, उसके अंदर इस प्रकार यह प्रश्न है वो काफी बार पूछा जाता है कि गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में किया जाता है? तो गुणसूत्रों का अध्ययन है वो कोशिका विभाजन की मेटाफेज प्रावस्था है उसके अंदर किया जाता है। जब हमने केंद्रक वाला पाठ पढ़ा था तो केंद्रक वाले पाठ के अंदर हमने गुणसूत्रों की संरचना पढ़ी थी। तो गुणसूत्रों की संरचना का वो अध्ययन है, वो संरचना है वो मेटाफेज अवस्था के अंदर की गई है। तो ये मेटाफेज अवस्था कंप्लीट हो गई। मेटाफेज अवस्था के अंदर क्या क्या हुआ कि तारक काय है वो विपरीत ध्रुव पर पहुंच गए, तारक तंतु बना ले और तारक तंतु पर गुणसूत्र है वो आकर व्यवस्थित हो गए। गुणसूत्र के जो दोनों भाग हैं वो दोनों भाग ध्रुवों की ओर व्यवस्थित हो गए और गुणसूत्रों का अध्ययन है वो मेटाफेज अवस्था के अंदर किया जाता है। अब इसके बाद जो अगली दो अवस्थाएं बचती है, एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज और टीलोफेज है, ये दोनों अवस्थाएं हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 अवस्थाएं पाई जाती है। प्रोफेज और मेटाफेज अवस्थाएं हैं वो कंप्लीट हो गई।